पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट का फर्स्ट यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज exchange between individuals using language, symbols, sign और behavior। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टू वे प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज एक्सचेंज किया जाता है। यानी दो इंडिविजुअल के बीच में, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, मतलब सिंबल्स, साइन या फिर बिहेवियर, किसी भी तरह से हम अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में मेनली 4 स्किल्स होता है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चारों जो स्किल हैं वो एक दूसरे स्किल को समझने में हेल्प करते हैं। अगर हम की कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो 4 की कम्युनिकेशन स्किल्स है: एल एस आर डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, देन रीडिंग और फोर्थ राइटिंग। तो ये 4 कम्युनिकेशन स्किल है और ये सभी कम्युनिकेशन स्किल जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प अ पर्सन कम्युनिकेट वेल विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगर किसी को मोर देन वन लैंग्वेज आती है तो दूसरों से कम्युनिकेशन करना ज्यादा आसान हो जाते हैं, मतलब अराउंड द वर्ल्ड हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हमें जितनी ज्यादा लैंग्वेज आए उतना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर who encodes and send a message to a through a channel, receiver who decodes the message and gives feedback। अगर हम यहाँ पर बात करें इस फिगर की तो इसमें एक सेंडर होता है जो इंफॉर्मेशन को चैनल के थ्रू सेंड करता है, और ये इनकोडिंग सेंडर जो है वो मैसेज को इनकोडिंग भी करता है। इनकोडिंग यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसी तरह से जब मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पास होता है, रिसीवर के पास जाता है, तो रिसीवर इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करता है, यानी डिकोड करता है। और डिकोड करने के बाद मतलब जो मैसेज रिसीव होता है उसके बारे में सेंडर को एक फीडबैक देता है। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not। फीडबैक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि इससे ये पता चल सके कि रिसीवर जो है उसने मैसेज रिसीव किया है या नहीं, या फिर मैसेज समझ में आया है या नहीं। ये सब जानने के लिए फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट है यहाँ पर: सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक और मैसेज। मैसेज वो होता है जो हम रिसीवर को सेंड करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। अगर हम एक्टिव लिसनिंग की बात करें तो कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉपर होने के लिए एक्टिव लिसनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से सुनेंगे नहीं, एक्टिवली हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, सुनेंगे नहीं, तब तक हम कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है ये डिफरेंट टाइप के स्किल को इन्वॉल्व करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल involves skills that can be utilized to send messages that are clear, concise and accurate। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब मैसेज क्लियर हो, कंसाइज हो और एक्यूरेट हो। क्लियर स्टेटमेंट इज वन which conveys the exact message that you are trying to convey to the other person। यानी क्लियर स्टेटमेंट का मतलब है कि एक कोई पर्सन जिस तरह से मैसेज किसी दूसरे को
बताना चाहता है, भेजना चाहता है, एग्जैक्ट उसी तरह से कन्वे हो। तो इसे हम क्लियर स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर किसी को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके बोलने का तरीका सही है। नेक्स्ट है, अगर हम लिसनिंग स्किल की बात करें, तो लिसनिंग स्किल क्या है? एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विथ लिसनिंग। यानी कोई भी कन्वर्सेशन हो, जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम रिप्लाई कैसे करेंगे? इसलिए इफेक्टिव अगर कन्वर्सेशन की बात करेंगे, तो उसके लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट होता है। लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन कम्युनिकेशन। यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसमें लिसनिंग स्किल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू अ पर्सन विथ whom a conversation is taking place। अगर लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर अटेंशन के साथ कन्वर्सेशन को सुन पाता है। और अगर लिसनिंग स्किल प्रॉपर नहीं होगी, तो आधी बातें सुनेगा और आधी बातें नहीं सुनेगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। रीजन व्हाई लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, इंजॉय करने के लिए, लर्न करने के लिए, बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप। अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो रिलेशनशिप बिल्ड और मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लास्ट है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो हमें किसी भी तरह का डाउट हो सकता है, और हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे हम प्रॉपर तरीके से उसका आंसर ना दे पाए, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये सब रीजन से लिसनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली, मैसेज कैन बी इजिली मिसअंडरस्टूड। मतलब अगर लिसनिंग की प्रॉपर एबिलिटी नहीं होगी, तो मैसेज हम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Thus, communication breaks down and sender of the message can easily become frustrated or irritated। मतलब अगर लिसनिंग प्रॉपर नहीं होगा, तो जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो रिसीवर को समझ में नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, और इस वजह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा, और जो सेंडर है वो इरिटेटेड फील करेगा। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। अगर एक्टिव लिसनिंग की बात करें, तो एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker। मतलब एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम एक तो स्पीकर को सपोर्ट कर सकते हैं, जो सेंडर है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारी जो डिजायर होती है किसी चीज को समझने की, वो होगी। इट कैन अफेक्ट योर जॉब इफेक्टिवनेस, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विथ अदर्स एंड हेंस योर ओवरऑल वेलबीइंग। अगर प्रॉपर लिसनिंग स्किल नहीं होगी, तो उससे हमारे जॉब पे इफेक्ट हो सकता है। जो पर्सन है उससे प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, क्वालिटी रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, और ओवरऑल जो है वो हमारा वेल बीइंग अच्छा नहीं होगा। एक्टिव लिसनिंग अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशन। अगर एक्टिव लिसनिंग होगी, तो उससे हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के कुछ फैक्टर्स हैं, उसका हमें ध्यान में रखना है। जैसे पहला है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट क्या है? ये एक बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है, और अगर प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। मतलब हम अगर किसी को अच्छे से ध्यान से नहीं सुनते हैं,
तो लिसनिंग भी हमारी अच्छी नहीं होगी, मतलब जो हम समझना चाहते हैं वो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो आई कांटेक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज होता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गेस्चर्स। दिस इंडिकेट्स टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट। मतलब जो आपके गेस्चर है वो ये इंश्योर करता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। कीप योर हैंड एंड फीट स्टिल व्हाइल टॉकिंग टू समवन। मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो जो हमारे पैर होने चाहिए और हाथ होने चाहिए वो सीधे होने चाहिए, ये नहीं कि हम खुद हिल रहे हो। तो ये गेस्चर्स जो है वो प्रॉपर एक्टिव लिसनिंग का गेस्चर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन। You must physically remove the distractions in order to listen attentively। यानी अगर हमें ध्यान से सुनना है तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे हमें दूर रहना होगा। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि किससे हमें डिस्ट्रैक्शन होता है और ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है जिस टाइम में हम कुछ सुन रहे हो। लास्ट में है गिविंग फीडबैक। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। In both cases, one need to be polite so that person to whom the feedback is being given is not hurt or offended। मतलब फीडबैक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही केस में फीडबैक देने टाइम में क्या करना है, हमें पोलाइट तरीके से फीडबैक देना है ताकि कोई किसी को हर्ट ना हो। ये एक्टिव लिसनिंग का कुछ फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम एक्टिव लिसनिंग के स्टेजेस की बात करें तो एक्टिव लिसनिंग के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इट हैपेंस व्हेन यू हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर व्हाट इज बीइंग सेड। मतलब एक्टिव लिसनिंग कब होता है, जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, रिस्पॉन्स देते हो और उस चीज को याद करते हो जो भी बोला जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है उसके 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है रिसीविंग, यानी आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। रिसीव करने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको समझना होता है। समझने के बाद रिमेम्बरिंग, यानी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हो फिर उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हो। कुछ इंफॉर्मेशन जो पास्ट में बताई गई है उसे आप रिकॉल करते हो। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग, यानी आपने क्या सीखा उसके बारे में इवेलुएट करना है। इट इज अबाउट जजिंग द वैल्यू, क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस एंड अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन। ये आपको इवेलुएट करना है और इवेलुएट करने के बाद लास्ट में रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड क्या करना है, जैसे कोई पर्सन आपसे कुछ पूछता है, अगर आपने ढंग से समझा है तो उसके रिस्पॉन्स में आपको बताना होता है कि आपने क्या सीखा, कुछ रिस्पॉन्स करना होता है। इट इज अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज अ रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट हैज बीन सेड और डन। मतलब जो भी कहा जाता है उससे रिलेटेड हमें रिस्पॉन्ड करने होते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेज हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उसके बाद समझना, याद करना, इवेलुएट करना कि हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कितना सीखा है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। तो ये एक्टिव लिसनिंग होता है। अब यहाँ पर अगर हम एक्टिव लिसनिंग की बात करें तो एक्टिव लिसनिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला है आर, यानी रिमूव डिस्ट्रैक्शन। जिससे भी डिस्ट्रैक्शन होती है जो आपकी लिसनिंग को हैम्पर करता है उससे आपको दूर रहना है। चाहे वो टीवी का वॉल्यूम हो, रेडियो का वॉल्यूम हो, मोबाइल हो, इससे आपको दूर रहना होता है। दूसरा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट रेफर्स टू लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग, यानी जब आप सुन रहे होते हो तो जो स्पीकर होता है उसके साथ आपको आई कांटेक्ट रखना है। नेक्स्ट है शो। एस यानी शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर थ्रू गेस्चर्स। यानी जैसे आप सुन रहे हो आपको समझ में आ रहा है
तो इस तरीके से आपको जेस्चर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करना है ताकि सामने वाले को लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हो। नेक्स्ट है पे। पी। पी से क्या होता है? पे अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। मतलब स्पीकर जो भी कह रहा है उसको आपको फॉलो करना है, अटेंशन पे करना है। नेक्स्ट है इम्पैथाइज। ई फॉर एम्पैथाइज, यानी एम्पैथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के इमोशंस को आपको फील करना है। एम्पैथी क्या है? ऐसी एबिलिटी है जो हम दूसरे के फीलिंग और एक्सपीरियंस को सुनते हैं और उसके सिचुएशन को समझते हैं। तो ये होता है एम्पैथाइज। नेक्स्ट है क्लेरिफाई डाउट। सी फॉर क्लेरिफाई डाउट। अगर कोई तरह का डाउट है तो आप उससे एट अ टाइम पूछ सकते हो जब स्पीकर की बात खत्म हो जाए। नेक्स्ट है टी, यानी ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की टाइमिंग के साथ हमें ट्यून करना है। जब स्पीकर कोई बात फिनिश करेगा तभी हमें रिस्पॉन्स देना है, ये नहीं कि स्पीकर बोल रहा है और हम उसी में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के क्या क्या बैरियर्स होते हैं और हमें कैसे ओवरकम करना है। पहला फैक्टर है बीइंग प्री ऑक्युपाइड। जैसे आप कोई पार्टिकुलर काम पहले से कर रहे हो, प्री ऑक्युपाइड हो। व्हेन प्री ऑक्युपाइड यू मे नॉट बी लिसनिंग टू अ पर्सन केयरफुली। जैसे आप पहले से कोई काम कर रहे हो सकता है इस रीजन से आप नहीं समझो, तो उस टाइम में आपको क्या करना है? डोंट लेट इमोशंस टेक ओवर योर माइंड। कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। मतलब इस केस में क्या करना है? पहले से अगर इंगेज हो तो उस काम को वहीं पर रोक दो, पहले ध्यान से सुनो। अगर मोबाइल फोन या डिजिटल डिवाइसेस है तो उसको भी आपको दूर रखना है। नेक्स्ट है नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन अगर होगी तो इससे क्या है कि हम दूसरे की बात को क्लियरली नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां आप अच्छे से समझ सकते हो, सुन सकते हो और सही से इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपनी एक अलग माइंडसेट बना ली है और आप उससे नहीं हट पाते हो, तो इससे भी लिसनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए होना क्या चाहिए कि अगर कोई बता रहा है तो आपको उसे ध्यान से सुनना है, ना कि आपने अपने माइंड में जो कुछ भी बिठा रखा है उसे ध्यान देना है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं? पर्सनल फैक्टर जैसे कि आपका कोई परसेप्शन है पार्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वो परसेप्शन जो है उस परसेप्शन पे भी से भी असर होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्सन जब स्पीकिंग फिनिश करे तो आपको रिस्पांस देना है। हमेशा बीच में ही कुछ नहीं बोलना है। जब तक बातें फिनिश नहीं हो तब तक आपको चुप रहना है और बाद में ही रिस्पांस देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब जो जितने भी टॉपिक हैं ये ज्यादातर इंग्लिश के टॉपिक हैं, तो इसको हम उसी तरह से रिवीजन के तौर पर लेंगे। जैसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में उनका कुछ पार्टिकुलर फंक्शन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस विद इन अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो फंक्शन होता है उसके आधार पे वर्ड को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हम जब भी अपनी कोई बातें शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो लिखने के क्रम में हो या बोलने के क्रम में हो, हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं और हर एक सेंटेंस जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना हुआ है। A sentence is a group of words
दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और एक्शन। यानी सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजू गोज टू स्कूल, यानी राजू स्कूल जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सारी चीजें पता चल रही है। ऐसे ही दूसरा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, इसे हम फ्रेज कहते हैं। तो हर एक सेंटेंस में जो हर एक वर्ड होता है, उसका एक अपना फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के आधार पर हम लोग वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगर हम किसी सेंटेंस की बात करें, तो उस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है। दूसरा टर्म है फ्रेज। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। नोट, अ सेंटेंस always begins with a capital letter and ends with full stop, question mark और exclamation mark। अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंडिंग जो होती है वो आइदर फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। कैपिटल लेटर यूज करने के कुछ रूल दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेंटेंस के पहले लेटर को ही कैपिटल यूज करें। कैपिटल यूज करने के साथ साथ सेंटेंस के पहले लेटर कैपिटल के साथ साथ हमें और भी रूल फॉलो करने होते हैं। अगर हम इस रूल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो एरर है वो कभी हमारे सेंटेंस में नहीं हो सकता है। Using capital, we know that all sentences begin with a capital letter। यानी कैपिटल लेटर से सारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ वर्ड होते हैं जो कि कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, और उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक कैपिटलाइजेशन रूल है, जिसे हम बोलते हैं मिंट्स। मिंट्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसी वर्ड को इजीली कैपिटलाइज करने में हेल्प करता है। Each letter in the word means refer to one capitalization। जैसे यहाँ पर अगर हम कैपिटलाइजेशन रूल की बात करें, तो पहला है मिंट्स, यानी एम। एम फॉर मंथ। मंथ का कोई भी नाम अगर सेंटेंस में आता है, तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। अब जून मंथ यहाँ पर जे से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से दूसरा रूल है, अगर किसी सेंटेंस में लेटर आई यूज किया जाता है वर्ड के फॉर्म में, सिर्फ आई अगर हम लिखते हैं तो प्रोनाउन है जो कि वर्ड के लिए यूज होता है, तो इस केस में हम आई को भी कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट है नेम्स। एन फॉर नेम्स। कोई भी नेम हो, चाहे वो पीपल का नाम हो, प्लेस, रिवर, सी, ओशियन, माउंटेन, आइलैंड, डेज, जितना भी है, सभी नाम के आगे जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ये तीसरा रूल है। चौथा रूल है टाइटल। जैसे नेम के पहले कोई टाइटल लगता है, किसी पर्सन के टाइटल का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर। अब इसमें डॉक्टर और मिस्टर जो लिखा हुआ है, ये चूंकि पीपल का टाइटल है, तो ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने पढ़ा स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो पहला लेटर है, हर एक सेंटेंस का पहला लेटर वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो ये कैपिटलाइजेशन रूल है। एम फॉर मंथ का नाम, मंथ का नाम कैपिटल होगा, लेटर आई कैपिटल होगा। कोई भी नाम हो, उसे हमें कैपिटल से स्टार्ट करना है, टाइटल कैपिटल से स्टार्ट करना है, और सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर है वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। कोई भी सेंटेंस हो,
हर एक सेंटेंस में हम कुछ मार्क यूज करते हैं और उस मार्क और साइन को हम बोलते हैं पंक्चुएशन। देयर आर 15 बेसिक पंक्चुएशन मार्क और साइंस यूज्ड इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 15 बेसिक पंक्चुएशन मार्क यूज किए जाते हैं। अगर हम इस 15 का नाम बोलें तो पहला है फुल स्टॉप और पीरियड, जो कि सेंटेंस के लास्ट में लगता है। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कोलोन, सेमी कोलोन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट, ब्रेस, इलिप्स एंड बुलेट पॉइंट। तो ये 15 पंक्चुएशन मार्क हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क का यहाँ पर साइन दिया हुआ है यूज और एग्जाम्पल दिया हुआ है। हालांकि ये आप ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हो काफी पहले से, तो हम इसके यूज और एग्जाम्पल पर इतना ध्यान नहीं देंगे। जस्ट हम एक बार गो थ्रू करते हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जनरली हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमा। जब हमें किसी सेंटेंस में बीच में पॉज लेना हो तो उसके लिए पॉज या फिर सेपरेशन के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क। अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देना होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? जब किसी सेंटेंस या वर्ड में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, सरप्राइज हो, एंगर हो, शॉक हो, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यू आर लेट। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सरप्राइज है, शॉक है, एंगर है। तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम क्यों यूज करते हैं? जब कोई पार्टिकुलर चीज किसी का होता है, मतलब बिलोंग करता है किसी से। जैसे यहाँ पर है दिस इज, दैट इज दिव्यास डेस्क, यानी दिव्या का ये डेस्क है। तो दिव्या जो डेस्क है वो दिव्या का है, ये बिलोंग करता है कि दिव्या का डेस्क है। तो मतलब इसको हम डिनोट जो करेंगे वो करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस से, एपोस्ट्रॉफी से। तो इसमें क्या है, ये कुछ जो हमने पंक्चुएशन मार्क पढ़े वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा और भी पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो हम जनरली सेंटेंस में यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आर nouns, pronouns, adjectives, verbs and adverbs। noun क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, ये नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं नाउन। दूसरा है प्रोनाउन, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन के बदले बोले जाते हैं इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, ही, यू, दे, वी, ये सब प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी अदर वर्ड को डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ड दिया गया है स्मॉल, यानी किसी चीज के बारे में बता रहा है कि स्मॉल है। ब्लू, शार्प, लाउड, यानी किसी चीज की विशेषता बताती है। जो एडजेक्टिव है वो किसी वर्ड की विशेषता बताती है और इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब, यानी जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो वर्ड एक्शन को शो करता है उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे रन, ईट, थिंक, सिट। हमने हिंदी में भी पढ़ा है कि जिस वर्ड के लास्ट में ना लगा हुआ रहता है वो सारे एक्शन वर्ब होते हैं। अब एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की विशेषता बतलाए, यानी जो एक्शन वर्ड है इसकी विशेषता बतलाए तो इसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे इजिली, कोई रीमा क्विकली रोट अ लेटर, इसमें क्विकली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि कैसे लिख रही है तो क्विकली, यानी लिखने का जो प्रोसेस है उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर।
तो इस तरह से ये कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और हम इस सेम वर्ड का डिफरेंट तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल है, विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 पीएम। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो सेंटेंस है उसको पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। कई बार सेंटेंस के मीनिंग क्लियर होने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 पीएम। तो यहाँ पर बुक क्या है? बुक एक एडवर्ब है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई नीड टू फाइंड माय इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक यानी बुक यहाँ पर नाउन है। इस तरीके से बुक वर्ड जो है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग तरीके से यूज किया है। तो मतलब हम सेंटेंस को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि हर एक सेम वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये एग्जाम्पल को देख करके आप समझ सकते हैं कि सेम सेंटेंस में सेम वर्ड जो है वो यूज किया गया है और अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करने का काम करता है। वी यूज सपोर्टिंग वर्ड्स टू ज्वाइन द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ ज्वाइन करने के लिए हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। जैसे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। Along with the main parts of speech, there are some more words we need for connecting words, phrases, clauses or sentences. Such words are called supporting parts of speech. अगर हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो पहला सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल्स जैसे हम ए एंड द यूज करते हैं, तो ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और आर्टिकल जो है वो हम साउंड और यूज के आधार पर यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो दो या दो से ज्यादा नाउन, फ्रेज या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे अगर कुछ कॉमन कंजंक्शन की अगर हम बात करें, तो कंजंक्शन है एंड, और, बट। यानी ये डिफरेंट सेंटेंस, फ्रेज और नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब है दो चीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विथ अनदर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, द कैट इज ऑन द रूफ। यानी कैट क्या कहाँ पर है? छत पर। तो कैट और छत के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो इसे हम इस वर्ड को ऑन को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे ही है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, एंगर, हैप्पीनेस, पेन इसको डिनोट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल है, वाओ, ओह, ओह नो, थैंक्स, हेल्प। ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन की, तो ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंस। जब भी हमें सेंटेंस फॉर्म करना होगा, तो हम मल्टीपल वर्ड्स को एक ग्रुप में, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। The sentence typically contains a subject and an object conveying a statement. अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब होता है। और
अगर हम सेंटेंस के टाइप की बात करें तो सेंटेंस आइदर क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है जो कि डिफरेंट मीनिंग दे, उस उसे हम सेंटेंस कहते हैं। राइटिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंस सो दैट दे आर अंडरस्टैंडेबल। मतलब हम इसे सीक्वेंस में रखते हैं ताकि इसका जो सेंस है वो पूरा सेंस निकल करके आए। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस जो होता है दो तरीके का होता है, एक सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। A simple sentence is one that has only one subject and one predicate or has only one finite verb। यानी एक सिंपल सा सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। जैसे कंजंक्शन हमने पढ़ा है, डिफरेंट सेंटेंस को कंबाइन करना हम कंजंक्शन की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो दो सेंटेंस को हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों सेंटेंस आपस में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब हर एक जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। मतलब ऐसे पर्सन या थिंग जो कि एक्शन को करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरा है वर्ब, यानी जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। यानी जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, क्या एक्शन हो रहा है वर्ब है, और जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है, जो एक्शन रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल निशा सेल्स अ लैपटॉप। तो इसमें निशा क्या है? निशा चूंकि वर्क कर रही है तो निशा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेल यानी कुछ चीज बेचना, तो यहाँ पर एक्शन क्या है? एक्शन वर्ब सेलिंग है। सेल्स ये एक वर्ब है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो निशा जो बेच रही है, क्या बेच रही है? लैपटॉप। तो इससे क्या है, लैपटॉप जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है। तो इस केस में लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है रोट और ऑब्जेक्ट अ लेटर। इसी तरह से ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और कस्टमर द कस्टमर ऑब्जेक्ट है। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में है तो वो दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct objects are ones directly acted on by the action word. If we ask what Nisha sell, the answer is laptop, which is direct object. मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक्शन वर्ड पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता हो। जैसे अगर इसमें सेंटेंस में हम बात करें व्हाट निशा सेल, निशा क्या सेल कर रही है, तो आंसर हो रहा है लैपटॉप। यानी निशा जो सेल कर रही है, निशा का जो एक्शन वर्ड है उसका प्रभाव डायरेक्टली लैपटॉप वर्ड पे पड़ रहा है। इसका मतलब लैपटॉप यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो व्हाट से मिलता है। कोई भी सेंटेंस है अगर आप बोल करके और चेक करते हो, उससे अगर आपको क्या का आंसर मिले तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो मिलता है टू होम या फॉर होम से। फॉर एग्जाम्पल, नीता गेव अ गिफ्ट टू हर मदर। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करें कि नीता क्या दी, तो नीता क्या दे रही है, गिफ्ट दे रही है। तो चूंकि वर्ड का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली गिफ्ट वर्ड पे पड़ रहा है, इसका मतलब गिफ्ट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसको दे रही है, तो गिफ्ट किसको दे रही है, मदर को, हर मदर। तो यहाँ पर हर मदर क्या है, हर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेम सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। हम अगर किसी सेंटेंस को क्वेश्चन बना करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पढ़ते हैं और उससे आंसर क्या का मिलता है, व्हाट का आंसर मिलता है, जैसे रीमा बॉट स्टेशनरी, यानी रीमा क्या खरीदी है, तो स्टेशनरी खरीदी है। तो क्या से आंसर मिल रहा है, यानी स्टेशनरी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर होम या फिर टू होम का आंसर मिले तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही ऑफर्ड अ कॉफी टू मी। अगर हम इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ें तो ये पढ़ सकते हैं, उसने क्या ऑफर किया, तो क्या ऑफर किया, तो कॉफी ऑफर किया। किसको ऑफर किया, यानी मी। तो मी यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कॉफी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहली कैटेगरी है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, संजय ब्रोक द ग्लास, और दूसरा है द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। दोनों में एक्शन वर्ब क्या है, तो एक्शन वर्ब यहाँ पर है ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, यानी ग्लास ब्रेक हो रहा है। ब्रोक द ग्लास, यहाँ पर भी ग्लास के टूटने की बात है और यहाँ पर भी ग्लास के टूटने की बात है, दोनों सेंटेंस में। तो एक्शन वर्ब यहाँ पर वर्ब जो है वो ब्रेकिंग द ग्लास है। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंस को देखें तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, संजय। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो वो है ग्लास। यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करे तो उसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा हो, जैसे द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन रिसीव कर रहा है। एक्शन करने वाला संजय है लेकिन एक्शन रिसीव करने वाला कौन है, ग्लास। तो एक्शन रिसीव जो कर रहा है वो अगर सब्जेक्ट है तो इस केस में इसे हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, फर्स्ट में संजय ब्रोक द ग्लास, इसमें संजय सब्जेक्ट है और ब्रोक यहाँ पर वर्ब है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में जो ग्लास है वो सब्जेक्ट है और ब्रोकन जो है वो वर्ब है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं संजय जो है वो एक्शन कर रहा है, यानी ये जो पहला सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस है। और दूसरे सेंटेंस में जो ग्लास है वो सब्जेक्ट है और ये एक्शन रिसीव कर रहा है, यानी ये पैसिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी एक्टिव वॉइस, मतलब जहां पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जैसे सी रोट एन ईमेल,
मतलब उसने एक ईमेल लिखा है, शी रोट एन ईमेल, वह ईमेल लिखी है। तो यहाँ पर शी यानी सी जो है वो एक्टिव है। दूसरे में क्या है, एन ईमेल वाज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर ईमेल जो है वो सब्जेक्ट है। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव कर रहा है। तो जहां पर भी एक्शन जो सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है वो पैसिव वॉइस होगा, और जहां पर सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इस टेबल में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का। ये सब आपने ऑलरेडी क्लास क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस के टाइप की, तो सेंटेंस का जो टाइप होता है वो 4 टाइप का सेंटेंस होता है। और ये 4 टाइप का जो सेंटेंस है वो हम सेंटेंस के सेंस के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला टाइप है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और फैक्ट को बताता है, इसे हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट, मतलब फैक्ट को जो बताता है, कोई इंफॉर्मेशन बताता है, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह रहे हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से एंड होता है। दूसरा है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका हेल्प लेकर के हम क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। यहाँ पर साथ साथ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क गिवन है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग इमोशन, सैडनेस, फियर, जॉय, वंडर, इसको रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सेंटेंस जैसे एग्जांपल है, आई रिसीव्ड द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा है ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस की हेल्प से हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस लेते हैं, तो इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये भी आइदर डॉट या फिर एक्सक्लेमेशन साइन से डिनोट किया जाता है। अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा तो उस सेंस में क्या होता है, जनरली हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। कंप्लीट मीनिंग देने से हम डॉट का यूज करते हैं। तो ये जो है वो कुछ सेंटेंस का कैटेगरी है, साथ साथ एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको देख करके हम सेंटेंस का जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लिखा है वेयर इज माई आई कार्ड, तो वेयर इज माई आई कार्ड है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है माई आर्म सेक फ्रॉम प्लांटिंग दो सैम्पलिंग, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है रीडिंग मिथोलॉजी विल मेक यू मोर अवेयर, यानी जस्ट ये फैक्ट है, तो फैक्ट के केस में ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कम विथ कम विथ अस राइट नाउ, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। ऐसे ही नो वे आई डोंट वांट अ टैटू, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें सरप्राइज की बात की जा रही है, ऑर्डर की बात की जा रही है। दूसरा अगर हम देखें गेट आउट ऑफ द बेड इमीडिएटली, इसमें भी ऑर्डर है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप को देख सकते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर रहे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर एक सिंपल स्टेटमेंट रहे तो इसे हम
डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर किसी तरह का रिएक्शन हो तो रिएक्शन को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और अगर ऑर्डर दी जाए तो ऑर्डर को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सेंटेंस का यूज डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, पैराग्राफ। पैराग्राफ जनरली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं पैराग्राफ। और जनरली जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो कोई भी पैराग्राफ एक कॉमन आइडिया पे बेस्ड होता है। While writing a paragraph, make sure that sentences have a common idea। मतलब कॉमन आइडियाज को जब हम मल्टीपल सेंटेंस के रूप में लिखते हैं तो इससे एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है। अगर आइडिया डिफरेंट हो जाए, हम डिफरेंट आइडियाज के बारे में अगर लिखना चाहें तो उसके लिए हमें बार बार न्यू पैराग्राफ बनाना होता है। मतलब सिमिलर टाइप के मैटर को हम एक पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी सेंटेंस about name of the school, location, size and other detail। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम स्कूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, हम इसे सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। अगर आप इस बॉक्स में दिए गए सेंटेंस को देखोगे तो ये बहुत सारे सेंटेंस हैं और सेंटेंसेस मिला करके एक पैराग्राफ दिया गया है, और इस पैराग्राफ में एक स्कूल के बारे में लिखा गया है। पूरा पैराग्राफ स्कूल के बारे में है। तो मतलब एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मल्टीपल सेंटेंस को एक साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं पैराग्राफ। तो ये जितना भी टॉपिक हमने आज पढ़ा है ये सब कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।